नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में हम मौजूदा दौर में ट्रेंड्स और मूड को समझने की कोशिश करेंगे। नए मौके के लिए इंडस्ट्री की तैयारियों का जायजा लेंगे। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस पर बातचीत करने के लिए हमें दो प्रमुख सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं। नीरज सिंघल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, और साथ ही मौजूद हैं गुरमीत सिंह कुल्लार, प्रेसिडेंट फीको। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। नीरज जी, शुरुआत आपसे। आप इस मौजूदा सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ ग्लोबल उठापटक है तो दूसरी ओर घरेलू बाजार में मौके भी हैं। इस दौर में स्मॉल बिजनेसेस से कैसा फीडबैक मिल रहा है? धन्यवाद सौरभ जी। नो डाउट आज की तारीख में जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, उन अनिश्चितताओं के कारण इस समय में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस में एक मिक्स माहौल है। कई बार लगता है कि कुछ चीजें हम जो लोकल टू ग्लोबल की बात कर रहे हैं हमें करनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 अभी आके खत्म हुआ। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाहे वो यूक्रेन की हो और चाहे वो इजराइल की हो, ये दोनों चीजों के कारण कुछ ग्लोबल सिनेरियो में ऐसी अनसर्टेनिटी आई है जिसके कारण रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यूएस डॉलर कई बार अनस्टेबल दिखाई देता है, लेकिन एक बढ़िया बात यह है कि फिर भी अगर हम पिछले 6 महीने का ग्राफ उठा के देखें तो यूएस डॉलर का फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना रॉ मटेरियल, मतलब अगर हम बात करें ऑयल या केमिकल्स की, उनकी कीमतें ज्यादा बढ़ गई है। और उसका एक कारण मुझे ऐसा लगता है ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसका ज्यादा कारण है। आज की तारीख में बहुत सारे एमएसएमई नो डाउट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं आया है जिन लोगों ने नई अपॉर्चुनिटीज को, चाहे वो किसी भी उसमें हो, उनको ट्रैप किया है और बदलते माहौल के हिसाब से अपने को चेंज करके ले गए। उन लोगों के ऊपर कम इफेक्ट है, बट यस हम कह सकते हैं कि कुछ के ऊपर इफेक्ट काफी आया है। गुरमीत जी, लुधियाना स्मॉल इंडस्ट्रीज का बड़ा गढ़ है। आप रॉ मटेरियल के पहलू को कैसे देख रहे हैं? इससे कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है? जो एमएसएमईज है ये बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज से काम करती है, तो जब जो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आती है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस की बात करें, जो हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जो मार्जिन है एमएसएमईज का वो मार्जिन खत्म हो जाता है। तो एमएसएमईज तो पहले ही बहुत लो मार्जिन पे काम करती है, तो ये जो अनिश्चितताएं हैं ये एमएसएमईज को बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एमएसएमईज को बहुत इफेक्ट करता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एट लीस्ट क्वार्टरली जो प्राइसेस हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। अभी तो ये है कि जितने भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस तो डेली फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइसेस एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली लॉक इन पीरियड होना चाहिए कि 3 मंथ्स के बाद रिव्यू होगा, 3 मंथ्स मटेरियल उसी रेट पे मिलेगा, क्योंकि एमएसएमईज जब आगे मटेरियल को बुक कर लेती है तो पीछे से रॉ मटेरियल उसको उसके रेट पे नहीं मिलता, तो जो उसका प्रॉफिट होता है, उसका मार्जिन होता है, वो उससे निकल जाता है। समटाइम्स लॉस पे प्रोडक्ट देना पड़ता है एमएसएमईज को, बिकॉज जिस वेंडर से वो काम कर रहे हैं, सप्लायर से, तो वो उसका मटेरियल आगे से उसको मटेरियल के ऑर्डर्स नहीं देता, जिस करके एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ी ये एक दिक्कत है, फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। तो इट शुड बी लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 मंथ्स का रहना चाहिए। नीरज जी, वर्किंग कैपिटल कारोबार की अहम कड़ी है। इस समय इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल पहलू पर क्या नजरिया है? इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट की उम्मीद है? वो भी एक चिंता का विषय है। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होने चाहिए बहुत ज्यादा, स्पेशली माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कुछ रिलैक्सेशन सरकार जैसे पहले से देती आई है, उनको और तेजी से, और माइक्रो और स्मॉल के लिए तो ज्यादा होनी चाहिए। अब जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज आती हैं उसके कारण अगर फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म्स कंडीशन हो तो ज्यादा अच्छा रहे। वर्किंग कैपिटल में आज की तारीख में गवर्नमेंट ने एक ट्रेड्स की जो स्कीम चालू करी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी अवेयरनेस, अगर
एमएसएमई तक पहुंचे और एमएसएमई के साथ साथ कुछ और प्लेटफॉर्म विशेषकर गवर्नमेंट के जो है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट है या कोई और स्टेट की गवर्नमेंट है, वो लोग भी अगर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का यूज करें तो हमें वर्किंग कैपिटल को इजीली हमारे पास अवेलेबिलिटी रहेगी और हमारा शायद साइकिल छोटा हो जाएगा। गुरमीत जी, इंडस्ट्री के फॉर्मल फाइनेंस को लेकर इश्यूज रहते हैं। हालांकि फिनटेक प्लेयर्स के जरिए डिजिटल माध्यम से कई नई संभावनाएं खुल रही हैं, लेकिन मौजूदा सिनेरियो को कैसे आप देखते हैं और बैंकर से क्या कहना चाहेंगे? देखो, लुधियाना इंडस्ट्री की बात करें, जो लुधियाना है दैट इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड एमएसएमई हब ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें बैंक्स की, तो एमएसएमईज आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ फंड्स। एमएसएमई को हमेशा ही फंड्स की शॉर्टेज रहती है, तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए एमएसएमई बैंक। तो अभी जितने भी बैंक हैं वो मल्टी सेक्टर्स को केटर करते हैं, उसमें मीडियम भी है, लार्ज भी है, स्मॉल भी है, माइक्रो भी है। बट हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड फोकस एमएसएमई बैंक, वहां पर ओनली एमएसएम ही अकाउंट हो। तो उसके ऊपर बैंक के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ने 8% किया हुआ है एमएसएमई के लिए, तो 8.05 भी की डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए उन बैंक्स के पास। मैं आपको रियलिटी में बताता हूं कि जो इस वक्त बैंक्स का हाल है, सभी बैंक्स का, तो दे आर ओवर चार्जिंग, द हिडन चार्जेस इतने डाल रहे हैं कि वो एमएसएमई मैं कह सकता हूं कि बियॉन्ड लिमिट है। तो गवर्नमेंट को जो एमएसएमई बैंक्स हैं उनको एक कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। जब एमएसएमई बैंक्स आएंगे, एमएसएमई रेट फिक्स होगा। अभी ये क्रेडिट रेटिंग के साथ उसको लिंक कर देते हैं। सर, क्रेडिट रेटिंग तो हमारी कभी सही हो ही नहीं पाएगी, हमारे को तो हमेशा ही फंड्स की जरूरत है। तो फंड्स की जरूरत है, इस करके हमारी क्रेडिट जो रेशो है वो प्रॉपर नहीं है। तो गवर्नमेंट को एमएसएमई बैंक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो एक बार अगर गवर्नमेंट इन बैंक्स को इंट्रोड्यूस करती है, आप देखोगे कि एमएसएमई कितना ग्रो करेगी और वो बैंक भी ग्रो करेंगे। जो बैंक की मैं बात करता हूं, पर इस वक्त बैंक्स को थोड़ा लिबरल करने की जरूरत है। नीरज जी, डिलेड पेमेंट्स इंडस्ट्री के प्रमुख चुनौतियों में शुमार रहा है। इसके हल के लिए कई कदम तो उठाए गए हैं, इसका कैसा असर देखने को मिला है? आपकी तरफ से कोई सुझाव? डिलेड पेमेंट नो डाउट सबसे बड़ा कंसर्न है, और बढ़िया बात यह है कि भारत सरकार ने उस पेन को, उस कष्ट को एमएसएमई के समझा, और समझा ही नहीं, एक एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत एक एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया, जिसमें अगर किसी भी एमएसएमई की पेमेंट डिले है तो वो वहां पे अपना केस फाइल करके उसमें अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय मैं केस फाइल करता हूं और केस फाइलिंग करने के बाद अवार्ड तक का जो प्रोसीजर है उसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं, प्रोसीजर के बाद अवार्ड होने के बाद रिकवरी तक का जो साइकिल है उसको और कैसे सॉर्ट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एसओपीज में इंप्रूवमेंट की और जरूरत है। गुरमीत जी, तो जैसे अभी नीरज जी ये बता रहे हैं कि केस फाइल से लेकर अवार्ड होने तक और फिर अवार्ड से लेकर रिकवरी तक पूरी प्रक्रिया में गति आनी चाहिए, डिलेड पेमेंट्स पर आपकी क्या राय रहेगी? इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इससे पेमेंट काफी ज्यादा सिक्योर हुआ है। पर इसमें डिले पेमेंट काउंसिल में अगर किसी की पेमेंट डिफॉल्ट हो जाती है, तो जब वो डिले पेमेंट काउंसिल में जाता है तो उसमें बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है। एक तो वो प्रोसीजर जो है बिल्कुल इजी होना चाहिए। सेकंड, उसको डिले बहुत होती है अवार्ड होने तक। अवार्ड होने तक कई बारी साल, डेढ़ साल लग जाता है। गवर्नमेंट को उसमें भी उसको बाउंड करना चाहिए कि 90 डेज में ये अवार्ड होगा जो डिसीजन है। तो एक तो वो बात है। एक सेकंड चीज इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अवार्ड होने के बाद भी वो चैलेंज हो जाता है, तो इट शुड नॉट बी चैलेंजेबल। तो उनको पेमेंट इमीडिएटली करने का ऑर्डर होना चाहिए। गुरमीत जी,
ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी बढ़ाने के लिए एमएसएमईज को कैसी रणनीति बनानी होगी, साथ ही जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो जी, ग्लोबल सप्लाई चेन एंड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, they are very important as far as our प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। तो मैं सबसे बात करना चाहता हूं कि अगर हम 100 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमारे 99 प्रोडक्ट्स ओके हैं, एक प्रोडक्ट जो है हमारा डिफेक्टिव है, तो हमको जो पेमेंट है वो 99 की ही मिलनी है। सो वी शुड फोकस ऑन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो इससे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, चाहे ISO 9000 की बात करें, उसके लिए हमको 50,000 मिल जाता है। अगर हम जेड को अप्लाई करें तो हमारे को सोलर के लिए 3 लाख रुपीस मिल जाता है। तो हमको फ्रेट के लिए इक्वलाइजेशन में फ्रेट जो सब्सिडी है वो मिल जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट कंप्लायंस यूनिट्स, बट अभी ना मेंबर्स इसको उतना फोकस नहीं कर रहे। तो जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को इसमें लाके जो मैक्सिमम यूनिट्स को रजिस्टर्ड करके जो स्मॉल स्केल और माइक्रो है, इन यूनिट्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। नीरज जी, नए मौकों के लिए आप लीन मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका को कैसे एनालाइज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के मॉडर्नाइजेशन पर आपकी राय? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है सौरभ जी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए, लीन इज द नीड ऑफ द आवर। आज अगर मैं जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके से हमें लोकल टू ग्लोबल की हम बात कर रहे हैं, अगर हम लीन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे तो शायद हम वो 2% 1% अपनी कॉस्ट को कट नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ कॉस्ट को ही कट नहीं करना है, हमें अपनी क्वालिटी को भी बढ़ाना है, और ये दोनों चीजें लीन मैन्युफैक्चरिंग कवर करता है। मैं आपके माध्यम से जानकारी भी देना चाहूंगा कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कुछ क्लस्टर्स अपने डिफरेंट चैप्टर्स में, चाहे वो देवरिया हो या गाजियाबाद हो या गाजीपुर हो या गोरखपुर हो, इन जगहों पर बनारस से लेके सहारनपुर तक अलग अलग जगह पे हमने कुछ क्लस्टर्स, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि QCI जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल लेवल पर, उनके साथ मिलकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुरमीत जी, आप लीन मैन्युफैक्चरिंग के नए स्वरूप को कैसे रीड कर रहे हैं? इंडस्ट्री को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए आप इसे कैसे देखते हैं? सौरभ जी, इसके लिए मैं जो लीन का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लाया है, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कम्बरसम था, अभी गवर्नमेंट ने इसको बहुत इजी किया है। तो इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ गवर्नमेंट का। पहले इसमें मिनिमम 10 यूनिट्स होने चाहिए थे, मस्ट मैंडेटरी थे, अभी गवर्नमेंट ने 4 यूनिट्स कर दिए हैं। और सेकंड, इसमें पहले एक ही तरह के यूनिट होने चाहिए थे, अब मल्टी यूनिट्स को इसमें इंडक्ट किया है। तो ये गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग को अपने इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट इज प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। आज लीन वेस्टेज है। जो लीन क्या है? एक वेस्टेज है। अगर वेस्टेज हमारे अंदर पड़ी रहेगी, वेस्टेज इज नथिंग, तो वी विल नॉट बी पेड फॉर द वेस्टेजेस, तो उसका प्राइस तो हमको बहुत कम मिलेगा। तो हमको लीन अडेप्ट करना चाहिए। नीरज जी, ग्रीन ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ने के लिए एमएसएमईज के लिए इंसेंटिव्स पर आपकी क्या राय होगी? इस तरफ इंडस्ट्री कदम बढ़ाए, उसके लिए क्या करना होगा? आज नो डाउट ग्रीन के लिए हर चीज में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एनर्जी सेविंग की बात हो और चाहे वो मेरे को फाइनेंशियली उसको करेक्ट करने की बात हो। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे अवेयरनेस, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हमें कहीं ना कहीं ग्रीन की तरफ लेके जाएंगे। कुछ ग्रीन मूवमेंट्स अगर भारत सरकार को स्टार्ट करने हैं या आगे बढ़ाने हैं, तो उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेफिनेटली टेक्निकल असिस्टेंस की भी बहुत जरूरत है। कई बार जो माइक्रो स्मॉल वाला है उसको आइडिया नहीं है। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जेडीटी का सर्टिफिकेट स्टार्ट किया है। इसी तरीके से एक ग्रीन सर्टिफिकेशन अगर होगा और उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे कि ये
इंडस्ट्रीज ग्रीन सर्टिफाइड है तो डेफिनेटली ये भी ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजी कुछ ट्रांसफर हम करा सकते हैं कि बाहर से अंदर और अंदर मतलब बाहर के कंट्रीज और हमारे इंडियन कंट्रीज के बीच, इंडियन एसएमईज के बीच में, उसके ऊपर भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। मेरा इसमें मानना है कि कुछ स्टार्टिंग में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट हमारे स्टार्ट करने चाहिए। मे बी कुछ क्लस्टर उठा के उनकी कैपेसिटी बिल्ड कराई जाए और उनकी ट्रेनिंग कराई जाए और फिर उनको सर्टिफिकेशन दिया जाए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम नए मौकों के लिए इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजीज को समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, सोलर एनर्जी से एमएसएमईज की ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो सकती है। आप मौजूदा रेगुलेशन और ऑफरिंग्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, नो डाउट सोलर एनर्जी एमएसएमई में, क्योंकि एमएसएमई की जितनी भी रूफ्स है वो एक सोलर एनर्जी जनरेटर के रूप में काम कर सकती है। आज अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जिस तरीके से पॉल्यूशन वहां पे प्रॉब्लम कर रहा है, उस केस में सोलर एनर्जी जितनी ज्यादा हमारी होगी उतना शायद पॉल्यूशन के लेवल में कहीं ना कुछ रोल होगा। लेकिन सोलर एनर्जी को इम्प्लीमेंट कराना और विशेषकर एमएसएमई को उत्साहित करना कि भाई आप इसको लगाएं अपने यहाँ पे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने पहले कुछ नेट मीटरिंग की स्कीम्स लागू की थी, लेकिन फिर डिस्कॉम्स के कारण उन्होंने उन स्कीम्स को वापस ले लिया, जिसका एक नेगेटिव पॉइंट रहा। मेरे को ऐसा लगता है अभी जैसे हमारे यहाँ पे नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग उत्तर प्रदेश में चालू कर रखी है। वो नेट बिलिंग से क्या होता है, जो इतनी मेरी एनर्जी मैंने प्रोड्यूस हुई और जो गई ग्रिड के ऊपर, उसके ऊपर मेरे को सिर्फ उस जो डिस्कॉम की परचेज कॉस्ट है उस पर मिलता है। मतलब मैं 9 रुपए पर यूनिट पे एनर्जी बाय कर रहा हूं और 3 रुपए पे वापस दे रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं हमें हतोत्साहित करता है इंस्टेड ऑफ प्रोत्साहित करने के। तो मेरा आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार को ये विचार करते हुए कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सोलर एनर्जी को आगे ले जाने में काफी हेल्प कर सकता है। सोलर नेट मीटरिंग वाली व्यवस्था दोबारा से चालू कर देनी चाहिए। सौरभ जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने लिया, सोलर एनर्जी। सर, ये तो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, इसकी हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। सोलर एनर्जी की बात करें, मेरे भी सभी यूनिट्स में जो सोलर प्लांट है लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स है, पर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो रेजिडेंशियल के लिए है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी रेजिडेंशियल पर देती है सोलर प्लांट लगाने के लिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रियल के ऊपर भी। बट गवर्नमेंट इज डे बाय डे डिस्करेजिंग सोलर पॉलिसी। कोई टाइम था अगर हमारा पावर कनेक्शन 100 किलोवाट का था तो वी कैन इंस्टॉल सोलर पावर 95 kilowatt, but now we can install only 63 kilowatts. Every year government reducing the solar power. So हमको उसके लिए बहुत जरूरी है, सोलर पावर एक नेचुरल पावर है जो हमको मिलती है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, डिफरेंट कंपनीज की जो स्कीम्स है कि 5 साल के लिए आप सोलर पैनल लगवा सकते हो, 25 साल के लिए लगवा सकते हो, लेकिन जिसकी कॉस्ट 3 साल में रिकवर हो जाती है, विद इंटरेस्ट ब्रेक इवन हमको मिल जाता है। नीरज जी, चलते चलते आप हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राय दे सके। इस पर कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन अभी किस तरह के और मेजर्स की जरूरत है ताकि एमएसएमईज अपना फोकस अपने कोर काम पर रखें और उसे बढ़ाने पर जोर दें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
डिजिटलाइजेशन के कारण काफी ईज तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन से एक प्लस पॉइंट हमें क्या मिला है कि हर ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है। हर ऑफिस में जाके हर टेबल पर हमें वो फाइल नहीं पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन डीम्ड अप्रूवल का प्रोविजन हर एक केस में कहीं ना कहीं फायदा करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने पर। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एमएसएमई इन इंडिया स्पेशली आर स्टिल want more work on this particular topic, जिससे कि उनकी इजीनेस और बढ़ सके। गुरमीत जी, लास्ट वर्ड आपसे लेंगे। एमएसएमईज को नए दौर के लिए कैसी तैयारी करनी होगी? फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए कैसे कदम बढ़ाने होंगे, आपकी राय? सर, मैं इसके ऊपर एक ही बात करूंगा सौरभ जी कि दिस बिजनेस नेवर स्टॉप्स, इट ऑलवेज कंटिन्यूज। एंटरप्रेन्योर who use the new technology, new ways will replace entrepreneurs who do not. So learning without sharing is only an information. We first, I will say that we have to learn, then unlearn, then relearn. And this technology never replace entrepreneurs, but the entrepreneurs who use that technology will replace entrepreneurs who do not. तो हमको जो वक्त का दौर चल रहा है उसमें जो फास्टिंग चेंजेस हो रही है तो उसको अडेप्ट करने की जरूरत है। जो ओल्ड वेज हो गए उनको सल्यूट करने की जरूरत है। वो जो पुरानी चीज थी उसको हमको डिस्कार्ड करने की जरूरत है, नई चीज को अडेप्ट करने की जरूरत है, तभी हम वर्ल्ड के साथ कंपीट कर पाएंगे। तो एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए नीरज सिंघल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और गुरमीत सिंह कुल्लार, प्रेसिडेंट फीको, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले एडिशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।